वीडियो रहने वाली है क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट, जो कि है मैटर एंड देयर स्टेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग दैट हैड अ मास एंड टेक्स अ स्पेस इज रेफर्ड टू अ मैटर। ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई मास होता है और वो स्पेस यानी एक जगह घेरती है। जैसे मैंने एक पेन रखी है, तो पेन क्या है, अगर एक टेबल में पेन है तो उतनी जगह किसने ले रखी है, एक पेन ने ले रखी है। तो यहाँ पे पेन क्या कहलाएगी, मैटर। उसके बाद है मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड और अ गैस। मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं सॉलिड में, लिक्विड और गैस में ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटर पार्टिकुलर फोर्स, यानी उनमें जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। उसके बाद से है जैसे यहाँ पे कर देखिए, ये पार्टिकल का देखिए जो सॉलिड है, जैसे हमारा टेबल है उसमें जो पार्टिकल्स होता है उनके बीच डिस्टेंस बहुत कम होती है, ये दिख रही है आप लोग को। ऐसे ही लिक्विड के बीच में डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है और गैस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये था इनके जो डिस्टेंस है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। समझ में आया? सॉलिड में क्या होती है, बहुत कम डिस्टेंस होती है, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा और गैस में बहुत ज़्यादा। तो इसको मैटर को हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के अकॉर्डिंग 3 में क्लासीफाई करते हैं। और जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स कहलाते हैं एटम्स। यानी मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिससे मिलकर मैटर बना होता है वो क्या कहलाते हैं, एटम्स कहलाते हैं। अब जो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर है, जैसे हम जानते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो सॉलिड है तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक टेबल। तो टेबल के अकॉर्डिंग जैसे टेबल क्या होगा, रिजिड होगा यानी कठोर होगा। फिक्स्ड शेप यानी टेबल जैसा है वो टेबल का शेप फिक्स रहेगा। उसके बाद वॉल्यूम फिक्स, अगर टेबल हमने जितने किलोग्राम का लिया टेबल उतने ही किलोग्राम का रहेगा। इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मैंने बताया था क्लोजली टाइट होते हैं। और स्लाइटली कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल यानी हल्का से हम उनमें हम बिल्कुल नहीं दबा सकते, मतलब थोड़ा बहुत दबा सकते हैं। फिर है लिक्विड, नॉट रिजिड यानी ये कठोर नहीं होते हैं। नो फिक्स साइज यानी इसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। जैसे मैं पानी को बॉटल में भी डाल सकती हूँ और ग्लास में भी खाली कर सकती हूँ, तो पानी तो वही रहा ना, वो उसने अपना शेप को चेंज कर लिया। फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन पानी अगर 2 ml है तो 2 ml ही रहेगा, चाहे मैं उसको ग्लास में रखूँ या कटोरे पे रखूँ। एवरेज टू द हाई डेंसिटी, डेंसिटी एवरेज से हाई तक की होती है। क्लोजली पैक्ड तो होते हैं पर बहुत टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। हाई स्लाइटली कंप्रेसिबल यानी हल्का सा दबा सकते हैं, यानी सॉलिड से ज़्यादा। गैस ये रिजिड नहीं होता है, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। डेंसिटी इनकी बहुत कम होती है और इनमें जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और कंप्रेसिबल यानी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे गुब्बारा है उसमें हवा भरी है तो उसको हम बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये वही था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैटर के जो चेंज कैसे हो सकता है स्टेट्स में, ऐसा फिनोमिना जिससे एक मैटर अपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है और इंटर कन्वर्जन कर सकता है। अब देखो कैसे, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ से क्या बना, पानी। तो बर्फ़ क्या हो जाएगा, सॉलिड। पानी बना तो लिक्विड। और वेपर कब हो जाएगा, यानी वो गैस में कब बदल जाएगा, जब उसका क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा। तो मैटर अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकता है। वाटर भी 3 स्टेट्स में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी आइस, लिक्विड और वेपर या गैस। अब इसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, अब देखिए जैसे अगर हम हमारे पास कोई पतीला या कोई बर्तन है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें पानी गर्म कर रहे हैं। तो पानी गर्म करने में क्या होता है, पानी गर्म करने में क्या हो जाएगा, जो पानी की बूंदें होती हैं वो बहुत आवाज़ें करने लगती हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो अपने जो उनका सरफेस है उससे ओवरकम होकर क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। तो क्या देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने में सॉलिड में जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देती है, यानी उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लिक्विड में जो वो पार्टिकल बिटवीन द पार्टिकल देयर सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। ऐसे ही सॉलिड मेल्ट होकर क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। और समझेंगे जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स एंड बिकेम अ लिक्विड। जब कोई सॉलिड मेल्ट हो जाता है, लिक्विड में बदल जाता है अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, हमने उसको कोई प्रेशर नहीं दे रखा है, वो खुद से मेल्ट हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग डेट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। ऐसी मेल्टिंग जिसमें सॉलिड किस में चेंज होगा, लिक्विड स्टेट में कहलाएगा फ्यूजन। लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, हिंदी में इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा।
द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, यानी एक ऐसी हिडन हीट होती है जिससे क्या हो जाता है, जो ब्रेक कर देता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को किसी मॉलिक्यूल का, उसको हम लेटेंट हीट कह सकते हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे? अगर हम अपने हाथ में बर्फ़ रखते हैं, मान लीजिए आपने अपने हाथ में बर्फ़ रखी, तो क्या हो जाता है, जितने हिस्से में आपने बर्फ़ रखी है हमारे नीचे से उस हाथ वहाँ पे को हाथ में बहुत दर्द होने लग जाता है, बहुत ठंडा लग जाता है। वो होता क्या है, बर्फ़ हमारे हाथ से एनर्जी ले लेती है और किस में चेंज होते रहती है, वो खुद को पानी में चेंज करते रह रही है, वाटर में, लेकिन उसने जो हीट ली है वो कहाँ से ली है, हमारे हाथ से ली है। दिख रही है वो हीट? नहीं दिख रही, पर वो ले तो रहा है ना, तो ये हो जाएगी लेटेंट हीट। इसके बाद है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट, यानी ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसको बॉइलिंग कहते हैं। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। इसके बाद से है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या होती है? द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस, यानी 1 किलोग्राम लिक्विड को हमें गैस में चेंज करने के लिए जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, तो ये हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है? प्रोसेस इन विच गैस ऑन कूलिंग टर्न इनटू लिक्विड, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें गैस ठंडी करने में किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड में चेंज हो जाती है। इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। उसके बाद है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? द चेंज ऑफ अ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस, सीधे सॉलिड से गैस में चेंज हो जाना, विदाउट लिक्विड में नहीं गया है वो, सॉलिड कहाँ चेंज हुई? सीधे गैस में चेंज हो गई। जैसे हमारे कपूर है, इसका एग्जांपल जो हम अपने घर में कपड़ों में डालते हैं जिससे स्मेल ना आए, तो ये भी क्या एग्जांपल है? सब्लिमेशन का एग्जांपल है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड टू द सॉलिड, यानी ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड से लिक्विड वो चेंज हो जाएगा लिक्विड में, कहाँ से? सॉलिड से। फ्रीजिंग पॉइंट तो वही हो जाता है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हमने समझा टेम्परेचर बढ़ने से तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो फोर्स को ओवरकम करेगा और स्टेट चेंज कर देगा। अब प्रेशर में क्या होगा? अगर हम प्रेशर लगाएंगे और टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस क्या हो जाती है? लिक्विफाई हो जाती है। जब हम हाई प्रेशर लगाएंगे और उसको कंप्रेस करेंगे तो गैस लिक्विफाइड हो जाएगी। जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे एटमॉस्फेयर से, तो वो किस में आ जाती है? लिक्विड स्टेट में आ जाती है। इसीलिए हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है, ड्राई आइस। अब है लास्ट टॉपिक इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंट इनटू लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर, यानी प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन यानी चेंज तो होना लिक्विड स्टेट से कहाँ पे को? सीधे गैसियस स्टेट में अपने टेम्परेचर से बिलो, यानी अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम में ही वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, वेपराइजेशन। अब जैसे हमने बॉइलिंग पढ़ा था, बॉइलिंग जैसे हम पानी को कर रहे हैं तो पूरा पानी गर्म हो रहा है, लेकिन इवेपोरेशन में हम ये देख सकते हैं कपड़े सूख रहे हैं हमारे, भाप बन के उड़ रहा है, वहाँ पे भी तो इवेपोरेशन ही हो रहा है। तो वो कहाँ पे होता है? सिर्फ सरफेस पे होता है, तो उसको हम बोलते हैं सरफेस फिनोमिना। उसके बाद से फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर हमने कपड़े सुखाने के लिए रखे हैं, अगर मैं कपड़े को तार में डालूं और खाली क्या करूं? कपड़े को एक साथ रख दूं खाली, तो वो कपड़ा जल्दी सूखेगा या जिस कपड़े को मैं अच्छे से फैला के रखूंगी वो जल्दी सूखेगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसको जल्दी से सुखा के रखूंगी। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन धीरे धीरे होगा, तो सरफेस एरिया उसको इफेक्ट करता है। उसके बाद है द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी जल्दी भाप बनेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने में क्या हो जाता है? इवेपोरेशन बढ़ जाता है। उसके बाद ये है विंड स्पीड। जितनी ज़्यादा हवा चलेगी कपड़े जल्दी सूखेंगे, तो ऐसे समझ सकते हैं। अब ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी नमी, आर्द्रता बोलते हैं उसको, उमस। तो जितनी ज़्यादा उमस होगी वो क्या करता है? उतना वो उसकी रेट को कम कर देता है। उसके बाद से है लास्ट इवेपोरेशन कॉस्ट कूलिंग। इवेपोरेशन से क्या हो जाती है? कूलिंग भी होती है। अब जैसे हम देखेंगे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, जैसे घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है? घड़े का पानी इसलिए ठंडा होता है क्योंकि वो जो पानी है वो क्या रहता है? बाहर से चारों ओर लगे रहता है पानी, उसमें पानी लगे रहता है, तो वहाँ पे को क्या हो पाता है? वो कूल रहता है, हमेशा वहाँ पे कूलिंग होती रहती है उसकी, तो पानी ठंडा रहता है तब और हम जो गर्मियों में हैं, हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? कॉटन क्लोथ से पहनते हैं क्योंकि वो क्या कर लेता है? हमारे इजीली एब्जॉर्व कर लेता है हमारे स्वेट को। तो यहाँ पे भी इवेपोरेशन है। तो ये सब एग्जाम्पल है इवेपोरेशन के। होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।